तो सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे हम PQRS भी कहते हैं, उसके कुछ प्रश्न हम लेने वाले हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे इन्हें कम से कम टाइम में हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक और सबसे अंतिम ट्रिक जो PQRS के बारे में है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। रीडिंग अल्टीमेट ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है इसकी, है ना। जैसे मैं बताऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे हम कि भाई और भी किस किस तरह से जो है कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रिक है रीडिंग, कि भाई जितने अच्छे स्तर की आप रीडिंग करोगे ना उतना बेहतर है आपके लिए। तो धीरे धीरे समझ डेवलप होगी आपके अंदर, उससे पता चलेगा आपको कि भाई होता क्या है PQRS में। आपको यही तो बताना है, 1 2 3 4 या 5, मान लो ये 4 सेंटेंस दिए हैं आपको। अब इनको व्यवस्थित करना है कि भाई पहला कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा। तो ये जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगते हो ना, तो आपके दिमाग में जो है ना एकदम बिल्कुल समझ में आने लगती है चीज़ें। अब देखो, आप पहले प्रश्न को देखते हैं और उसको माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्न। कि देखो ये दे दिया इसने ए डिक्शनरी और लास्ट में दिया है इसने इज गिवन। अब देखना ए डिक्शनरी है ना, ए डिक्शनरी। अब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं इसको हल करने के। एक तो होते हैं कि हम क्या करें, सीधे ऑप्शन पे आ जाएं, सीधे ऑप्शन पे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ, सीधे डायरेक्ट किस पे आओ, ऑप्शन पे आओ। अब लेकिन ये छोटा सा है तो देखो बिल्कुल सीधा सा ही दिख रहा है इसमें कि ए डिक्शनरी अरेंज्ड वर्ड्स, छोटा है ना तो पढ़ सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं। ए डिक्शनरी अरेंज्ड वर्ड्स नहीं, ए डिक्शनरी अबाउट विच इंफॉर्मेशन नहीं, तो फिर क्या आना चाहिए और देखते हैं। ए डिक्शनरी कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, ए डिक्शनरी इज ए बुक, जमी बात, ए डिक्शनरी इज ए बुक। अब देख लो इसको कि भाई ये लग रहा है ना काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। अब देखते हैं कि एस इस ऑप्शन में है, एस एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब ये 2 ऑप्शन उठाए हमने। एक इसकी जो बेसिक ट्रिक है ना, वो ये भी ध्यान रखना आप कि क्या है कि अगर आप सेंटेंस नहीं पढ़ना चाह रहे ना, तो सीधे आप ऑप्शंस पे आओ और उन ऑप्शंस को पकड़ो सबसे पहले जो एक ही से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि सी ऑप्शन भी एस से शुरू हो रहा है और डी ऑप्शन भी एस से शुरू हो रहा है। तो ज़्यादातर चांस रहती है, 80% चांस रहते हैं कि हमारा जो आंसर होता है ना वो इन्हीं में से होता है। ये जो है ऑप्शंस का फ़ायदा होता है। तो इन्हीं पे आओ सीधे फटाफट, है ना, इन्हीं को देखने की कोशिश। अब देखो इतना तो लगभग समझ में आया अपने को कि यार यही होना चाहिए। ए डिक्शनरी इज ए बुक, इसको ले लेते हैं हम। देखिए डी से शुरुआत करते हैं, डी से समझ। ए डिक्शनरी इज ए बुक अरेंज्ड वर्ड्स, इसके बाद कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, इसके बाद क्यू अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। सी को देखो, ए डिक्शनरी इज ए बुक, ठीक है, एस हो गया। इसके बाद में आर देखो, कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। इसके बाद में पी अरेंज्ड वर्ड्स, कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स, देखो ध्यान दो इस पर, कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स, है ना। मैं इसको देख रहा हूँ सी वाले को, है ना। पहले आर लगाया मैंने, फिर पी लगाया, सबसे पहले एस लगाया, फिर आर लगाया, पी लगाया, अरेंज्ड वर्ड। इसके बाद में क्यू लगाऊं, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। बन गया ना पूरा की पूरा एकदम सही तरह से। तो अब अगर आपकी प्रैक्टिस होती ना, तो बस आपको इतना सा देखना था इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में पूरा हो गया था कि यहाँ देखते आप ए डिक्शनरी, कि भाई डिक्शनरी की बात हो रही है। अब इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी सीधी सीधी कि भाई डिक्शनरी इज ए बुक, एक डिक्शनरी क्या है, इज ए बुक है। अब आपको पता चल गया कि भाई सी या डी में से एक ऑप्शन आना है। अब इनको 1 2 आगे बढ़ के और देख लो थोड़ा सा, बस जिसमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही हमने आगे देखा कि ए डिक्शनरी इज ए बुक, उसके बाद में गए हम आर पे, कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। और देखते हैं, ये तो थोड़ा छोटा था लेकिन फिर भी मैंने बताया ना। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शन पे आएंगे हम सीधे, और ऑप्शंस में से जो ऑप्शन एक ही से शुरू हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे सी बी एस से शुरू हो रहा है और डी बी एस से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले उनको देखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन अलग अलग होते हैं कि भाई पहला ऑप्शन जो है वो शुरू हो रहा है किससे, पी से, दूसरा ऑप्शन क्यू से, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आर से, और चौथा हो रहा है डी एस से शुरू। तो यहाँ तो और भी आसान हो जाता है मामला कि भाई अगर एक भी शब्द या एक भी लाइन हमारे पकड़ में आ गई तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा सा, एक भी ढंग से लाइन पकड़ में आ गई। और कोशिश करते हैं समझने की, है ना। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहले का सी, है ना, एस आर पी क्यू, है ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं इसे।
अब देखो क्या है कि पहला ये जो है ना, इसको पढ़ लो सबसे पहले तो। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। द फॉक्स एंड क्रेन, अब देखो अगर क्रेन का शब्द मतलब मालूम है ना आपको तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो आपको अब इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि भाई फॉक्स का मतलब आपको पता है लोमड़ी। अब यहाँ भी कोई ना कोई जीव जंतु की ही बात हो रही होगी ना, फॉक्स एंड क्रेन है ना, रिमेन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। बता देता हूँ मैं, क्रेन का मतलब होता है सारस, है ना, क्रेन का मतलब होता है सारस। तो अगर नहीं पता ना आपको तो भी अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो है आपको सारे के सारे अर्थ पता हो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, सारी इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है आपने, तो कुछ भी दे सकता है। तो अपना गैस करने की कोशिश किया करो कि भाई लोमड़ी है तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही जीव जंतु की बात हो रही होगी आगे। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि भाई लोमड़ी और ये जो सारस है काफ़ी लंबे समय तक दोस्त बने रहे। इसके बाद में देखते हैं लास्ट छठा, है ना, क्या बोलता है ना, द फॉक्स पुट डाउन इट्स हेड इन शेम एंड वेंट अवे, कि भाई ये जो लोमड़ी है इसने क्या किया, अपना सिर जो है शर्म से नीचे झुकाया और फिर जो है ये लोमड़ी चली गई या चला गया, है ना, जो भी है। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन शुरू हो रहा है पी से, क्यू से, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो रहा है आर से और चौथा ऑप्शन हो रहा है पी से शुरू। तो मैंने बताया हम किन ऑप्शंस को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को और ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि इनके चांस बनते हैं, मतलब कि भाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ये भी ऑप्शन पी से शुरू हो रहा है और यहाँ भी पी से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया आपको पहले इसको चेक कर लिया करो आप कि भाई यहाँ से बात बन रही है क्या। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं इसको, पहले पी वाला ऑप्शन उठाते हैं, है ना, कुछ क्लू लेने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, इस कोशिश करें ना, अगर जैसे कोई भी अगर दो वाक्य भी जुड़ गए ना, जैसे क्यू के साथ आर जुड़ गया या आर के साथ एस जुड़ गया या पी के साथ आर जुड़ गया, है ना, तो फिर उस जोड़े को देख लो। जैसे कि कोशिश करते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, शी सर्व्ड द डिशेस इन ए बीकर, बीकर का मतलब होता है कोई जार, है ना, टू द फॉक्स, शी सर्व्ड, यानी कि यहाँ पे शी किसके लिए आया होगा, यहाँ शी आया होगा शायद सारस के लिए, है ना, क्योंकि सारस और लोमड़ी की बात हो रही है। तो सारस ने क्या किया, सर्व किया डिशेस इन अ बीकर टू द फॉक्स, फॉक्स को, है ना। द फॉक्स कुड नॉट ईट इट बिकॉज द बीकर वाज वेरी हाई, फॉक्स जो है उसको जो है क्या कर सका, नहीं खा सका, है ना, फॉक्स जो है लोमड़ी जो है उसको नहीं खा सका, बिकॉज इट वा बिकॉज बिकॉज फॉक्स कुडंट ईट इट बिकॉज द बीकर वाज वेरी हाई। अब देखो इसके बाद में पी ले लिया हमने, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्यों आना चाहिए या एस आना चाहिए, है ना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस। अब देखो ध्यान से समझना कि पी के बाद क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शी का मतलब है सारस, है ना, शी आया है क्रेन के लिए। भाई कैन ने क्या किया, ये जो लोमड़ी है इसको बीकर में, है ना, डिशेस इन अ बीकर, है ना, कुछ रखा उसे खाने के लिए बीकर में। द फॉक्स कुड नॉट ईट इट बिकॉज द बीकर वाज वेरी हाई, क्योंकि बीकर जो है बहुत ऊंचा रखा हुआ था इसलिए फॉक्स जो है नहीं खा सका, है ना। क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक। अब देखो यहाँ पर ये जो सारस है ये तो सर्व कर रहा है ना लोमड़ी को, और लोमड़ी नहीं खा पा रही, है ना। यहाँ ये लोमड़ी नहीं है लोमड़ा है, क्योंकि ये ही लिखा हुआ है इस लोमड़ी के लिए, है ना, इन्होंने ये देखो ये ही लिखा हुआ है ना, तो ये ही जो है ना ये लोमड़ी नहीं है लोमड़ा है, लेकिन मैं लोमड़ी बोल रहा हूँ ना, तो ध्यान देना। तो द फॉक्स कुड नॉट ईट इट बिकॉज द बीकर वाज वेरी हाई। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक, कि क्रेन जो है वह डिश को अपनी नहीं खा पाया बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक, लंबी चोंच के कारण, है ना, बीक का मतलब होता है चोंच। द नेक्स्ट डे इट वॉज द टर्न ऑफ द क्रेन, अगले दिन सारस की बारी थी, टू होस्ट द लंच फॉर द फॉक्स, टू होस्ट द लंच फॉर द फॉक्स, कि वो क्या करे, लोमड़ी को लंच के लिए बुलाए, है ना। अभी भी कुछ बन नहीं पा रहा। अगला देखते हैं, बट द फॉक्स, इसको भी देख लो क्या लिखा हुआ है, बट द फॉक्स वांटेड टू शो। तो देखो ये जो है ना ए और डी, है ना, इनसे कुछ बन नहीं पा रहा। अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखो शी सर्व, देखो अगर मैं पहले ऑप्शन को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस ए ऑप्शन पे आ रहा हूँ, है ना, इस ऑप्शन ए ऑप्शन पे ध्यान देना। शी सर्व द डिशेस इन अ बीकर टू द फॉक्स, कि भाई लंबे समय तक दोस्त बने रहे। अब दोस्त बने रहे तो दोस्त बने रहने के अचानक बाद ही क्या आएगा, कुछ तो बात होनी चाहिए ना। अचानक शी सर्व्ड द डिशेस इन ए बीकर टू द फॉक्स, सारस ने फॉक्स को डिश जो है सर्व की, किसमें, एक बीकर में सर्व की। तो सर्व करना मतलब अचानक कैसे हो गया। देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फॉर अ फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय तक दोस्त बने रहे। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं निमंत्रण दूंगा, तुम्हें मेरे घर बुलाऊंगा, फिर मैं जो है खाना परोसूंगा, डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगी। इसके बाद में ये लाइन आ सकती है कि आप ध्यान दो दोबारा से, द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि राम और श्याम लंबे समय तक दोनों दोस्त बने रहे।
उसने राम ने शाम को जो है भोजन सर्व किया। लेकिन कुछ बात आनी चाहिए ना इसके बीच में, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए कि भाई एक दिन जो है राम का मन हुआ कि मैं अपने दोस्त को अपने घर बुलाऊं, उसने उसे अपने घर बुलाया, घर बुला के खाना सर्व किया, इस तरह की कोई लाइन आनी चाहिए। तो इस ऑप्शन से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो है ना हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पी से शुरू हो रहे हैं ना। हालांकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऑप्शन में दो ऑप्शंस है ना एक ही से शुरू होते हैं ना तो 80% चांस होते हैं कि उन्हीं में से उत्तर होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो कह रहा हूँ ना, कोई भी जो है अपने दिमाग में पक्का ना बैठा लेना है ना कि हाँ भाई ऐसा होता है और वैसा होता है। हमेशा दिमाग को खुला रखना है और हमेशा चीज़ों को समझ के ही सॉल्व करना है। तो ये गलत हो गए हमारे ए और डी, इन दोनों में से तो नहीं आएगा। अब हमें ये पता कर लेना है कि इसके बाद ये जो एक लिखा हुआ है इसके बाद क्यू आना चाहिए या आर आना चाहिए, तब तो हमारा मामला साफ हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम कि क्यू आएगा या आर आएगा। तो पहले इसको देखते हैं हम कि क्यू को देख लेते हैं। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेज। अब देखो फिर ये क्यू भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर जो है मेरी उसी बात को आप ध्यान दो दोबारा से, कौन सी, इस लाइन को पढ़ो। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि भाई लोमड़ी और सारस लंबे समय तक दोनों जो है दोस्त बने रहे। अब इसके बाद में अगर हम इस क्यू सेंटेंस पे आते हैं ना, क्यू पे आ रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ये दोनों तो हमारे गलत हो ही गए। अब हमें इन दोनों में से चेक करना है कि बी ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है। तो मैं इस क्यू को चेक करना चाह रहा हूँ, है ना, बी को उठाया मैंने, इसको क्यू को देख रहा हूँ। तो लोमड़ी और सारस लंबे समय तक दोस्त बने रहे। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस, क्रेन जो है अपने डिश को नहीं खा सकी बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच के कारण। फिर वही बात आती है यहाँ पर भी निकल के कि भाई दोस्त बने रहे तो कुछ तो होना चाहिए ना, कि निमंत्रण दो, आओ घर पे बुलाओ, फिर आपको कोई सर्व करेगा। यहाँ पे आप सीधा इसके बाद ये लाइन कैसे आएगी कि द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह क्यू वाला भी हमारा गलत हो गया। तो अब आंसर बचा ये सी। अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सी पे क्लिक कर दो। लेकिन एक बार जो है हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ना, पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इस लाइन को पूरी को समझ लेते हैं एक बार, इस पूरे पैसेज को। हमारा आंसर हो गया सी, है ना। अब एक बार पूरे को समझ लेते हैं कि द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये दोनों दोस्त बने रहे। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा ऑप्शन है सी, है ना, आंसर है हमारा सी। क्यों? क्योंकि पहले आएगा आर। बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वाज क्लियरर देन द क्रेन। लंबे समय तक ये दोस्त बने, लेकिन एक दिन जो है ना फॉक्स के दिमाग में ऐसा आया कि फॉक्स ने सोचा कि मैं क्रेन को दिखाता हूँ कि भाई मैं तुझसे ज़्यादा चालाक हूँ, है ना। अब इसके बाद देखो आर आ गया, इसके बाद में एस लिखा हुआ है यहाँ पे। आर के बाद क्या लिखा हुआ है? एस, हाँ। सो वन डे ही इन्वाइटेड द क्रेन। देखो मैंने कहा ना, अब बन रही ना बात, बिल्कुल लॉजिकल बात लग रही है कि भाई दोनों दोस्त थे, लेकिन बैठे बैठे एक दोस्त के मन में, लोमड़ी के मन में अचानक ये विचार आया कि यार मुझे दिखाना चाहिए कि मैं जो है क्रेन से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, है ना। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने क्रेन को अपने घर बुलाया डिनर के लिए एंड सर्व द डिशेस ऑन ए प्लेट, और उसने डिश को प्लेट में सर्व किया। इसके बाद देखो एस के बाद में क्या लिखा हुआ है? क्यू आना चाहिए। अब देखो क्रेन को सर्व किया ना, सो वन डे ही इन्वाइटेड द क्रेन फॉर डिनर एंड सर्व द डिशेस ऑन ए प्लेट। अब जो है डिश किसको सर्व की गई है? क्रेन को सर्व की गई है, तो क्रेन ही खाएगा उसे। अब देखो इसको, क्यू को पढ़ो। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस, कि भाई क्रेन जो है वो डिशेस को नहीं खा सका। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक, लंबी चोंच के कारण। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ द क्रेन, अगले दिन सारस की बारी थी कि वह जो है मेजबानी करे, किसकी? लंच के लिए लोमड़ी को बुलाए। अब लोमड़ी को बुलाया गया, तो अब देखो क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा। लोमड़ी को बुलाया गया अगले दिन। शी सर्व द डिशेस इन अ बीकर टू द फॉक्स। इसके बाद सारस ने क्या किया? लोमड़ी को जो है डिश सर्व की बीकर में। द फॉक्स कुडंट ईट इट, लोमड़ी उसे नहीं खा सकी। क्यों? बिकॉज द बीकर वॉज वेरी हाई, क्योंकि जो बीकर था वो बहुत ही ऊंची जगह पे रखा हुआ था। इसके बाद में हमारा आ जाएगा आंसर ये नंबर 6। द फॉक्स पुट डाउन इट्स हेड इन शेम, कि लोमड़ी ने अपना सिर जो है शर्म से नीचे झुका लिया एंड वेंट अवे, और लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है वहाँ से चली गई शर्म के मारे। तो ये थी हमारी बिल्कुल छोटी सी कहानी, है। तो अब इसको क्या निकाला हमने इसको समाधान करने के लिए? सबसे पहले हमारी इसमें हमने जो है क्या खेल इस्तेमाल किया? सबसे पहले हमने ए और डी को देखा। सबसे पहले इन ऑप्शंस पे आए। क्यों आए इन ऑप्शंस पे? क्योंकि दोनों ऑप्शंस पी से शुरू होते हैं, और मैंने बताया जब भी दो ऑप्शंस एक ही लेटर से शुरू होते हैं, है ना, तो 80% चांस बनते हैं कि उन्हीं में से हमारा उत्तर है। लेकिन पढ़ने के बाद 1 मिनट में हमें क्लियर हो गया, पहली लाइन पढ़ने के बाद ही, कि नहीं, ये जो है पी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद हमें पता चला कि क्यू या आर में से ऑप्शन होना चाहिए ना। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पहली लाइन पढ़नी है और अंतिम लाइन पढ़नी है। इसके बाद, है ना, इसके बाद सीधे ऑप्शन को देखना है ना, ऑप्शन को देखकर ही इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन को
देख कर ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर छोटा सा है ना, अब देखो ये तो क्या है, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इसलिए ऑप्शन ही ज़्यादा जरूरी थे। कभी कभी क्या है, सिर्फ एक सेंटेंस होता है, बड़ा छोटा सा होता है, उसको आप जो है 30 सेकंड में पढ़ सकते हो पूरे को, तो वहाँ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। अब जैसे पहला वाला प्रश्न किया था ना हमने, उसको समझा था, फटाफट कर दिया था उसने हमें 1 मिनट में ना। तो इस तरह से हमारा ये क्या क्लियर हुआ कि ध्यान देना, इस तरह से ये क्लियर हुआ हमारा कि भाई ये जो है फाइनल हमारा आंसर जो होगा वह क्यू भी, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि ए बैड हैबिट इज हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। ए बैड हैबिट इज हार्मफुल, कि भाई जो बुरी आदत है वह नुकसानदायक होती है। नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, सारी बुरी आदतें ही नुकसानदेह होती है, लेकिन स्मोकिंग जो है ना वो तो बहुत ही खतरनाक नुकसानदेह होती है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक तो कोई नुकसानदेह है ही नहीं। नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, ये कहना चाह रहा है कि स्मोकिंग जो है वह बहुत ही खतरनाक जो है बुरी आदत है। अब देखो, देन वाई गेट दैट बैड हैबिट, फिर इस बुरी लत को हम लगाएं ही क्यों। देन वाई गेट दैट बैड हैबिट, फिर इस बुरी लत को हम लगाएं ही क्यों, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन सीधा, ए बी सी और ये डी हमारे ऑप्शन रहे, आर क्यू पी एस, अलग अलग से है ना। देखो ये शुरू हो रहा है पी से, ये हो रहा है क्यू से, ये हो रहा है आर से और ये हो रहा है एस से। अगर एक भी कड़ी हमारे पकड़ में आ गई ना तो 1 मिनट में जो है हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल, प्रश्न जो है बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, डी से लेते हैं ना। बट हैबिट इज सेकेंड नेचर, स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ, क्या आ सकता है इसके बाद? नहीं, कुछ लग नहीं रहा, एकदम कुछ जुड़ नहीं रहा, कुछ क्लू एकदम पक्का नहीं कह सकते, है ना। बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, स्मोकिंग डज इंजरी टू वन हेल्थ, क्यू से लेके देखते हैं ना। बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, कि भाई महंगी, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगी होने के साथ साथ, है ना, बिसाइड्स मतलब के साथ में, कि भाई महंगी तो है ही, साथ ही साथ स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ, स्मोकिंग क्या करती है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है ना। इसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते पक्का, है ना, पहले के बाद क्यू भी आ सकता है, पी भी आ सकता है ना कुछ। इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स लंग कैंसर, इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स लंग कैंसर। अब ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से समझना, हमें जो है ना बिल्कुल हमारा आंसर मिल गया है। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ, कि महंगी होने के साथ ही स्मोकिंग, धूम्रपान जो है वो क्या करता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, डज इंजरी टू वंस हेल्थ। इसके बाद में आर ऑप्शन को देखना, इन द लॉन्ग रन, लंबी अवधि में, ही में कोई व्यक्ति है, ही में संभावना बनती है, गेट समथिंग वर्स, उसकी हालत और बदतर हो सकती है, उसको लंग कैंसर हो सकता है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि क्यू के बाद ही आर आएगा, हमें ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया, क्यू के बाद आर आएगा। क्यों आएगा क्यू के बाद आर, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्यू ऑप्शन में बोला जा रहा है हमसे कि भाई महंगी होने के साथ ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इन द लॉन्ग रन, लंबी अवधि तक अगर आप इसी काम को करते रहोगे ना, ये तो पक्का चल गया कि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इन द लॉन्ग रन, धीरे 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 लंबी अवधि में जाके आपको जो है मामला और ज़्यादा खराब हो सकता है। वर्स, वर्स का मतलब और ज़्यादा खराब होते जाना, और ज़्यादा बिगड़ते जाना। ही में गेट समथिंग वर्स लंग कैंसर, उसको जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा लंग कैंसर हो सकता है व्यक्ति को। तो अब जिस ऑप्शन में क्यू के बाद आर आएगा, ये नहीं कह सकते हम कि क्यू के जस्ट बाद आर आएगा, लेकिन इतना पक्का पता चल गया हमें कि क्यू के बाद आर आएगा। अब हम जो है चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ध्यान दो आप कि न तो इसमें आ रहा है क्यू के बाद आर, देखो इसमें आ रहा है क्यू के बाद आर, है ना, बी में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया कि क्यू आर पी एस। अब देख लो चाहे से, तो आप पूरे को पढ़ के समझ लो अच्छी तरह से, बस हमने एक चीज़ पता लगा ली कि कौन सा किसके बाद आएगा। तो देखो इसकी कई ट्रिक्स होती हैं, कुछ जोड़ा आपने निकाल लिया कि आपको पक्का पता कर लो आप कि हाँ इस लाइन के बाद ये लाइन 100% आनी चाहिए, या फिर कि भाई क्यू के बाद आर आएगा, जरूरी नहीं क्यू के जस्ट बाद आर आएगा, ऐसा भी हो सकता है पी आ जाए, लेकिन इतना पता चल गया आपको कि क्यू के बाद जो है आर आएगा। तो बस आप ऑप्शन को जाओ और ऑप्शन को चेक करो और अपना ऑप्शन आंसर जो है टिक करो। अब इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ना। एक बार हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर है बी, इसका जो है पूरा अर्थ समझते हैं कि ए बैड हैबिट इज़ हार्मफुल नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, कि बुरी आदत जो होती है वह नुकसानदेह होती है, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होती है ना, नुकसानदेह हैबिट होती है वो होती है स्मोकिंग, धूम्रपान, है ना, उससे ख़राब कोई नुकसानदेह हालत नहीं। तो पहले आ जाएगा क्यू,
बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, स्मोकिंग की हैबिट जो है महंगी होने के साथ साथ, महंगी होने के अलावा यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में व्यक्ति जो है इसके माध्यम से उसको लंग कैंसर हो सकता है ना। इसके बाद में पी आएगा। बट हैबिट इज सेकंड नेचर, है ना, क्यू आ गया, आर आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, पी आएगा। बट हैबिट इज सेकंड नेचर, की आदत जो है ये तो दूसरी बात है, बट हैबिट इज सेकंड नेचर। स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ, कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो है ना वो आजीवन स्मोकिंग करता ही रहता है, स्मोकर्स बना रहता है वो। और इसके बाद आ जाएगा एस, ए स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर इज मनी, कि एक जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है ना उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ धुआं मिलता है। वो अपना पैसा खर्च करता है और पैसा खर्च करने के एवज में उसे सिर्फ धुआं मिलता है। स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर इज मनी, देन वाई गेट दैट बैड हैबिट, फिर ऐसी आदत को अपनाना ही क्यों। इस तरह से था ये हमारा पूरा की पूरा, है ना, क्यू आर पी एस। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का बी। आगे देखते हैं कि और जो है अगला प्रश्न देखते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला है, हाँ अब देखो एक और आया है। अब ये देखो इस तरह के कोई छोटे होते हैं ना जिनमें तो क्या है फटाफट पूरा की पूरा ही पढ़ सकते हो, है ना, सारे की सारा फटाफट जल्दी से पढ़ा जा सकता है। फिर भी इसको भी हम वही अपनाएंगे। टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल। अब देखो यहाँ भी हो सकता है कि आपको इसका मतलब ना पता हो कि फ्यूल का मतलब क्या होता है ना, तो अब आप जो है अपने दिमाग में कुछ आइडिया तो रख सकते हो ना कि टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, है ना। कुछ पैसेज पढ़ोगे थोड़ा सा, जैसे कि क्लोज द जार टाइटली विथ प्लास्टिक कवर, प्लेस द फ्यूल इनसाइड ए ग्लास जार, फिल इट विथ कलर्ड वाटर, देन स्टॉपर इट टाइटली, मेक ए होल इन द कवर। तो फ्यूल का मतलब हो गया कुछ कुछ वस्तु है, कुछ वस्तु की बात हो रही है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो अपने दिमाग से कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लास्ट में बताऊंगा कि फ्यूल का मतलब क्या होता है। बस इतना ही समझो कि टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, कि एक छोटा सा कांच का फ्यूल लो। टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, एक छोटा सा कांच का फ्यूल लो। इसके बाद में क्या करो, मेक ए होल इन द कवर, मेक ए होल इन द कवर। अब देखो ये छठे ऑप्शन पे ध्यान देना, ये जो छठा हमारा ये लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है, मेक ए होल इन द कवर। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ छठे में बात की जा रही है कवर की, तो इसके पहले जो वाक्य आएगा ना, ये जो छठा हमारा वाक्य है, इसके पहले जो वाक्य आएगा उसमें कवर की बात होनी चाहिए। इस छठे को देखो आप, मेक ए होल इन द कवर। अब देखो कि देन स्टॉपर इट टाइटली, फिल इट विथ वाटर कलर, प्लेस दिस फ्यूल इनसाइड ए जार, क्लोज द जार टाइटली विथ ए कवर और मेक ए होल इन द कवर। मिली जोड़ी, मिली इनकी, कि देखो मैंने छठा पढ़ा, पहला पढ़ा, छठा पढ़ा, है ना। मैं बता रहा हूँ कई ट्रिक्स होती हैं कि आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, कोई नियम से नहीं चलना है आपको कि सीधे ऑप्शन पे आ गए। आपको बस देखना है कॉमन सेंस को लगाते हुए, है ना। कभी आपने पढ़ लिया, है ना, आपको लगा कि पढ़ना आसान है तो पढ़ लिया आपने, कभी आपने छठे को देख लिया, है ना, कभी आपने जो है कुछ पढ़ते ही आपको नजर आ गया कि नहीं यार यहाँ तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसके बाद मुझे सीधा वर्ब चाहिए, तो जहाँ वर्ब दिख गई वहाँ जो है मैंने आपको ऑप्शन लगा दिया आपने ना। तो इस तरह से अब मैंने छठा पढ़ा तो यहाँ से मुझे एकदम से विचार आया कि मेक ए होल इन द कवर, कि भाई कवर जो है उसमें होल करो, कवर में जो है छेद करो। तो सीधी सी बात है, इस लाइन के पहले कुछ ऐसी बात की गई होगी, कवर के संबंध में बात हुई होगी। और यहाँ देखो ये पी में बात कर रखी है इसने कि क्लोज द जार टाइटली विद द प्लास्टिक कवर और फिर मेक ए होल इन द कवर। अब हम देख लेते हैं कुल मिला के क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में पी आना चाहिए, हमारा जो उत्तर है उसके लास्ट में पी आना चाहिए, पी के बाद ये छठा आएगा, मेक द होल इन द कवर। अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन को हमें चेक करने पे पता चलता है, एक तो आ रहा है पी सी में और एक आ रहा है डी में, है ना, इन दोनों में से लग रही है संभावना, है ना। तो क्या किया हमने, इन दोनों को तो हटा दिया, ए को हटा दिया और बी को हटा दिया। अब इन दोनों में से हमें चेक करेंगे, तो क्योंकि हमें पता चल गया ना कि लास्ट में पी आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वाक्य आर से शुरू होना चाहिए या फिर वाक्य एस से शुरू होना चाहिए। अब देखते हैं इसे दोबारा पढ़ के कि भाई आर से, टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, एक छोटा कांच का फ्यूल लो। इसके बाद में ऐसा करते हैं, आर से चेक करते हैं, फिल इट विथ कलर्ड वाटर, आ सकता है ये भी, है ना। ग्लास का फ्यूल लिया और उसे क्या करो आप, फिल इट विथ कलर्ड वाटर, उसे रंगीन पानी से भरो। एस को देखते हैं, देन स्टॉपर इट टाइटली, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, देन स्टॉपर इट टाइटली, कि टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, कि एक गिलास का फ्यूल लो और उसके बाद में क्या करो, देन स्टॉपर इट टाइटली। ये जो स्टॉपर है ना, इस स्टॉपर का मतलब होता है एक तरीके का ढक्कन, है ना, ऐसा कुछ समझो कि बंद कर दो उसे किसी तरह से ना, ढक्कन, देन स्टॉपर इट टाइटली। तो ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब मैं जो है ना पहले इसको ही देख लेता हूँ, डी को देख लेते हैं पहले ना, इसके बाद में जो है सी पे आएंगे हम। चलो ठीक है, पहला हमने लिया टेक ए स्मॉल ग्लास फ्यूल, देन स्टॉपर इट टाइटली, है ना, एस लगा दिया।
फिल इट विथ कलर्ड वाटर। अब जब आपने बंद कर दिया देन स्टॉपर इट टाइटली, तो अब उसे भरोगे कहाँ से? फिल इट विथ कलर्ड वाटर। अब इसके बाद में फिर देखो क्यों, प्लेस दिस फ्यूल इनसाइड ए ग्लास जार, और इसके बाद है क्लोज द जार। ये तो ठीक है, लेकिन जब आपने देन स्टॉपर इट टाइटली, जब उसको आपने बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, तो फिर उसे भरोगे कहाँ से? अब इसकी बजाय आप सी को देखो, सी में क्या कहना चाह रहा है, सी को देखो। अब आप आर लगाया सबसे पहले आपने कि टेक ए स्मॉल ग्लास फियर, इसके बाद लगाया आपने कि एक कांच का, फियल का मतलब होता है एक कांच की जो छोटी शीशी होती है ना, उसको बोलते हैं फियल, कि एक कांच की छोटी शीशी ली आपने, उसको जो है आपने रंगीन पानी से भरा। इसके बाद में आपने लगाया क्या, एस, देन स्टॉपर इट टाइटली, इसके बाद में शीशी को रंगीन पानी से भरने के बाद में शीशी को आपने बंद कर दिया। इसके बाद में आओ क्यू पे, इसके बाद में क्या किया आपने, प्लेस दिस फियल इनसाइड ए ग्लास जार, इसके बाद में आपने शीशी को लेके एक कांच के जार के अंदर रख दिया। उसके बाद में पी पे आओ, क्लोज द जार टाइटली विथ ए प्लास्टिक कवर, इसके बाद में उस जार को आपने क्या किया, एक प्लास्टिक के कवर से बंद कर दिया, और फिर मेक ए होल इन द कवर, है ना, उस कवर में जो है आपने होल किया। तो इस तरह से जो है हमारा ये सी आ जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारे की सारे जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारी की सारी टिप्स आपको अप्लाई करनी है धीरे धीरे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कभी आपने ऑप्शन देख लिया, कभी जो है आप सीधे लास्ट पे चले गए, है ना। तो कोई फिक्स रेगुलर फॉर्मूला नहीं है इसे करने का, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पढ़ा, सबसे पहले मैंने ये छठा पढ़ते ही मुझे ये आइडिया लग गया कि भाई लास्ट में पी ऑप्शन आना चाहिए। तो जब पी ऑप्शन आना चाहिए तो फटाफट ए और बी को हटा दिया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना, ऑप्शन एलिमिनेट करना क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से काम आता है, कंप्रीहेंशन में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से काम आता है, और PQRS में भी बहुत काम आता है ना। क्योंकि जैसे ही आपने 2 ऑप्शन हटाए ना, 50% आपका मामला जो है बिल्कुल सॉल्व हो गया, है ना। अब इसके बाद में 50% मामला सॉल्व हो गया आपका। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो फटाफट आपको कुछ समझ नहीं बैठा ना, तो अगर आप उसमें गैस भी लगा दोगे ना, आप अंदाजा से कुछ लगा भी दोगे अपना, है ना, कोई तुक्का भी मार दोगे ना, तो चांस बनते हैं आपके सही होने के, है ना। अगला देखते हैं, लेकिन तुक्के की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, पूरा की पूरा कॉमन सेंस के साथ एकदम सही तरीके से करने की कोशिश करनी है हमें। अब देखते हैं अगला कि इसमें क्या बात की गई है। फाइटिंग ए फायर डिमांड्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। फाइटिंग ए फायर, आग से लड़ना, है ना। फाइटिंग ए फायर, इसका मतलब है कि भाई कहीं आग लग जाए ना, मतलब तो उस आग को बुझाने के लिए वो कहना चाह रहा है, फाइटिंग ए फायर। अब ये बात कब समझ में आएगी आपके, जब पढ़ोगे ना, तो एक सेंस समझ में आएगा आपको कि यार ये किस सेंस में बात कर रहा है ना। आपको इंग्लिश का हिंदी अर्थ निकाल के अर्थ समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपको लाइन पढ़ के अर्थ समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि लाइन के हिसाब से वो क्या कहना चाह रहा है ये समझने की कोशिश करनी है आपको, है ना। मैं रोज द हिंदू एडिटोरियल में बताता हूँ आपको, यही सब तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई लाइन पढ़ो पूरी की पूरी और उसको समझने की कोशिश करो कि उस लाइन का सेंस क्या निकल रहा है ना, उसी अनुसार जो है शब्द अपना अर्थ देता है। तो फाइटिंग ए फायर का मतलब है कि भाई ये जो आग लग गई कहीं, तो उससे लड़ रहे हो आप, है ना, उसके लिए ज़रूरत है, डिमांड्स है लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस, है ना, बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है सहन करने की ताकत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए आप में। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस, है ना, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं चारों की चारों ही, ए पी क्यू आर और एस, है ना। तो पहला क्यू से शुरू हो रहा है, ये भी क्यू से शुरू हो रहा है, और ये भी क्यू से शुरू हो रहा है ना। तो अब इस पर पूरी पूरी संभावना बन रही है कि आंसर जो है ना क्यू से ही होना चाहिए। लग नहीं रहा क्या आपको, मैं बस आपको पक्का नहीं कह रहा कि मुझे पता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। देखो तीनों जगह इसने क्यू लगाया, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, पूरी पूरी संभावना बनती है कि इन्हीं क्यू में से आंसर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगा। लास्ट देख लेते हैं, सबसे पहले छठा देख लेते हैं ना। मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या किया करो, अगर वाक्य बड़ा है ना तो पहले और छठे को पढ़ा करो। तो कभी कभी क्या है, आपको या तो ये क्लू निकालने की कोशिश किया करो कि पहले के बाद में क्या आएगा, या फिर ये क्लू निकालने की कोशिश किया करो कि छठे के पहले क्या आएगा, पहले के तो बाद में और छठे के पहले, है ना। अगर ये लाइन पकड़ में आ गई ना आपके, तो काम बन सकता है आपका काफ़ी हद तक। तो देखते हैं छठी लाइन क्या है, द वेट ऑफ द हॉज एंड अदर टूल। अब ये हॉज जो है ना, इस हॉज का मतलब है कि भाई कोई सामान होगा इसके पास। मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको जो है अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपको अर्थ नहीं पता ना, तो किस तरह से आप अंदाज़ा लगाओगे। द हॉज एंड अदर टूल, हॉज का मतलब है कि भाई कुछ उपकरण होगा इसके पास, है ना, कोई सामग्री होगी जो आग बुझाने वाला अपने पास टांग के रखता होगा, है ना। द हॉज एंड अदर टूल, कुछ अन्य उपकरण। द फायर फाइटर कैरीज, फायर फाइटर कैरीज की मतलब जो आग से लड़ने वाला व्यक्ति है, जो अपने साथ उपकरण ले जाता है ना, विल बी अराउंड 50 किलोग्राम, उनका वजन होता है लगभग 50 किलो, है ना। उनका वजन कितना होता है, 50 किलो। तो अब देखते हैं हम आगे कि एडिटोरियल क्या बात करता है ना।
क्या कहना चाह रहा है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो ये है PQRS, अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी द होस एंड अदर टूल्स। देखो एस को और ध्यान देने की कोशिश करो कि ये मिल गया हमें क्लू। छठे के बाद में आना चाहिए हमारा एस, छठे के बाद में आना चाहिए एस। क्यों छठे के नहीं, छठे के जस्ट पहले एस आना चाहिए। क्यों? अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी, क्या कैरी करना पड़ेगा उसे ये जो है ना ले जाना पड़ेगा। क्या? ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स, द वेट ऑफ द होज एंड अदर टूल्स। मैंने कहा ना लास्ट वाक्य पढ़ो और उसमें जिन शब्दों की बात की गई है उन्हीं शब्दों को पहचानने की कोशिश करो कि ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या। जैसे देखो एक बार फिर आओ, चौथे पे आओ। चौथे में हमने क्या किया था, इस चौथे में हमने क्या किया था, ये चौथे में हमने ये देखा था कि मेक ए होल इन द कवर। तो मुझे ये पता चल गया था कि लास्ट वाक्य आ रहा है कवर, तो इसके पहले जो बात होगी ना वो उसमें कवर की ही बात की गई होगी, तभी तो कहा गया मेक ए होल इन द कवर। पहले कवर आएगा तभी तो उसमें होल करेंगे। तो ये रहा पी, है ना। तो ये हमें पता लग गया था कि भाई लास्ट में जो है ये लास्ट के पहले ये आएगा, है ना। तो हमने पता लगा लिया था कि भाई या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, है ना। ये हमने पता लगा लिया था, है ना। तो इसी तरह से वहाँ पे देखो, वहाँ पे पाँचवें में मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो पाँचवें में समझने की कोशिश करो कि पाँचवें में भी यही कहना चाह रहा है वो कि क्या बात है पाँचवें में कि द वेट ऑफ द होज, कि वो जो होज होता है उसके पास और जो उपकरण होते हैं जो फाइटर्स लेके जाता है, विल बी अराउंड 50 किलोग्राम, है ना। उनका वजन कितना होगा? लगभग 50 किलोग्राम होगा उनका वजन, है ना। तो अब देखो होज और अदर टूल, ये देखो ये बात की गई है यहाँ पे एस में, अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स। ही विल हैव टू कैरी, भाई उसको क्या ले जाना होगा? उसको ले जाना पड़ेगा ये क्या, होज होना चाहिए उसके पास और अदर टूल्स होना चाहिए। और उस होज और अदर टूल्स का वजन कितना होता है? विल बी अराउंड 50 kg। तो ये हमें पता चल गया कि लास्ट में आना चाहिए एस। ये रहा एस, ये रहा एस, कि लास्ट में एस आना चाहिए, उसके बाद में हमारा छठा ऑप्शन आएगा। तो देखो ना तो ए है, ना सी है और ना डी है, बस हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसको और पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से ना कि क्या यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ना। अब इसको जो है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। मैंने उत्तर तो आपको बता दिया कि भाई जहाँ एस है तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्यू को देखो पढ़ते हैं कि द प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग द फाइटर वियर्स विल वे अबाउट 10 kg, कि भाई जो रक्षात्मक कपड़े फायर फाइटर पहनता है उनका वजन कितना होगा? लगभग 10 किलोग्राम होगा उनका वजन, है ना। उसके बाद में है आर, द फायर फाइटर विल नॉर्मली वियर एन ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क भी पहनेगा वो, और कैरी एन ऑक्सीजन टैंक, और इसके साथ ऑक्सीजन टैंक भी होगा उसके पास। इसके बाद है पी, द ब्रीथिंग यूनिट में वे एज मच एज 25 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर, है ना, ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये देखो आर और पी जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? देखो आर पी जो है ना आर के बाद ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बात की ऑक्सीजन टैंक की। द फायर फाइटर विल नॉर्मली वियर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरी एन ऑक्सीजन टैंक, है ना। ऑक्सीजन टैंक की बात की मैंने ना, सांस, है ना, श्वसन की बात की है ना, सांस लेने की बात की। उसके बाद में ही तो ये बात आएगी कि द ब्रेथिंग यूनिट, कि भाई जो सांस लेने के उपकरण है ना उसके जो भी होते हैं, कि भाई ऑक्सीजन मास्क होता है, ऑक्सीजन टैंक होता है, उनका वजन होता है 25 किलोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज। अब देखो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। क्यों? कि भाई पहले के बाद जो है ना ये जो लाइन है हमारी, फाइटिंग ए फायर डिमांड्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इसके बाद में एस आ नहीं सकता। क्यों? देखो क्यों नहीं आ सकता, कि काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है आग से लड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, तो इन सब के अलावा का क्या मतलब है? पहले जिक्र किया जाएगा उन बातों का जो बातें ज़रूरत होती हैं। इनके बाद में हम फाइनली आएंगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा उसको जो है अदर टूल्स भी ले जाने पड़ेंगे। समझे बात को? तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कई रास्ते हैं, धीरे धीरे आप जो है पता कर लोगे, मतलब कि किस तरह से जो है पता करना है। देखो क्या है कि जब हम शुरू में किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं ना, तो उसको बताते हैं हाँ 20 की स्पीड पे चलाओ, 30 की स्पीड पे चलाओ। अब जो है भीड़ भाड़ आ गई है ना, तो अब जो है गाड़ी की स्पीड जो है और कम कर दो, है ना। अब जो है हाईवे आ गया, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 90 की स्पीड कर लो, 100 की स्पीड कर लो, तो ना। तो वो आपसे, जिससे आप गाड़ी सिखा रहे हो ना, धीरे धीरे पूछेगा आपसे आप कितने की चलाओ। लेकिन धीरे धीरे जब वो चलाता रहेगा ना, तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है। मुझे यहाँ ऑप्शन का सहारा लेना है, मुझे यहाँ पहले के बाद में क्लू देखना
है ना। मुझे यहाँ जो है क्या करना है, जो है एक से दूसरे को मिलाने की कोशिश करनी है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में कनेक्शन देखना है। धीरे धीरे मतलब कौन सी ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ब्रेक लगाना है, रेस बढ़ानी है, गाड़ी को ढीली छोड़ना है, गाड़ी को तेज छोड़ना है ना। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपको बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। अगला देखते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या बात की गई है छठे में। वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक बार, है ना, वंस ए वीक। दिशा लेड मोती गुज। अब देखो ये जो कैपिटल में अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में अगर कैपिटल में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो वो किसी चीज़ का नाम होता है ना। अब यहाँ पे ये दो नाम है, ये मोती गुज भी नाम है और दिशा भी नाम है। तो दिशा ये शायद कोई लड़की है, तो वंस ए वीक। दिशा लेड, लेड का मतलब है एक तरीके से ले जाना, किसी को कोई डायरेक्शन में ले जाना। जैसे लीडर होता है, वो क्या करता है, हमें लेड करता है, मतलब लीडर हमें किसी डायरेक्शन में ले जाता है। तो वंस ए वीक दिशा लेड मोती गुज। अब मोती गुज कौन है, ये देखो लिखा हुआ है कॉमा लगा के, एलिफेंट है, हाथी का नाम है मोती गुज। डाउन टू द रिवर। तो सप्ताह में एक बार दिशा क्या करती थी कि ये जो मोती गुज है ना, इसे कहाँ पे ले जाती थी, नदी में ले जाती थी, है ना, नदी की तरफ ले जाती थी उसे, हाथी को, है ना। अब इसके बाद देखते हैं हमारे, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम। बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर, कि हाथी और उसका जो ट्रेनर है वो वुड रिटर्न होम, वे फिर जो है क्या करेंगे, घर जाएंगे, घर लौटेंगे, है ना, या घर लौटते थे। अब इनमें देखना है हमें कि एस आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, या फिर आर आना चाहिए, है ना। अब मैंने कई बार आपको बता रखा है कि इस तरह के जो भी ऑप्शन आते हैं हमारे, उनमें हमें क्या ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बी और सी को, है ना, क्योंकि इनकी संभावना लग रही है ये हो सकते हैं, है ना, क्यू और सी। इसको देखो दोबारा से कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जहाँ भी आपको दो ऑप्शन दिख जाए कि यहाँ भी क्यू आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है ना, तो ज़्यादातर चांस बनते हैं हमारे 80% चांस कि इन्हीं में से। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, क्यू को पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा मामला। वंस अ वीक दिशा लेड मोती गुज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर। वंस अ वीक, एक बार सप्ताह में क्या हुआ कि दिशा जो है मोती गुज एलिफेंट को जो है नदी में लेके गई, है ना। इसके बाद में हम अगर क्यू को बात करें, देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामिन्ड हिज होल बॉडी फॉर सॉर्स। सॉर्स का मतलब एक तरह का मतलब जख्म टाइप से जो होता है ना, उसको बोलते हैं सॉर्स, है ना, कि उसको बोलते हैं कोई जख्म टाइप जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं, कुछ घाव टाइप जख्म जैसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं। देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट। अब ध्यान देना कि दिशा उसको नदी में लेके गई। देन का मतलब यहाँ पे क्या है, देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट, देन दिशा ने उसके पैरों की ओर देखा। पैरों की ओर क्यों देखा, देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामिन्ड हिज होल बॉडी फॉर सॉर्स, और उसकी पूरी बॉडी का निरीक्षण किया, हाथी की पूरी बॉडी का निरीक्षण किया कि कहीं कोई चोट वोट तो नहीं है, कहीं कोई जख्म वख्म तो नहीं है, कहीं सख्त जगह तो नहीं है कहीं। तो देखो कुछ बन नहीं पा रही बात, देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट, है ना, हिज फीट। अब देखो क्यों नहीं बन पा रही, और ऑप्शन देखो आपको, है ना। द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न, द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न। बन गई बात, बन गई। क्यों, ये आएगा छठे के बाद, छठे के पहले ये आएगा। देखो क्यों आएगा, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम, कि भाई हाथी को ये पता चला कि भाई अब जो है घर लौटने का टाइम हो गया है। इसके बाद में दोनों, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, और दोनों की दोनों जो है फिर घर लौट गए। देख रहे हो, बार बार मैंने कहा आपको, छठे पे आए हम, छठे पे आते ही हमें क्या दिखा यहाँ पे, वुड रिटर्न होम। उसके बाद में दोनों की दोनों जो है घर लौटे। अब घर क्यों लौटे, क्योंकि एनिमल को, हाथी को लगा, हाथी को पता चल गया कि अब जो घर लौटने का टाइम हो गया है, घर लौटने का जो है टाइम हो गया है। तो इस प्रकार से जो है आर। अब हम देख लेते हैं आर किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें ऑप्शन है, इसमें है यार, तो पूरी संभावना बनती है कि ये सही होना चाहिए। अब एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं, अगर थोड़ा डाउट लगे ना तो एक बार पूरे को पढ़ के देख लो, कि जब आपको लग गया ना कि ये मेरा आंसर, एक बार पढ़ लो उसे फास्ट, फिर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे पढ़ने में। एक बार जब आपको पक्का लग जाए ना, लगभग 90% क्लियर हो जाए कि मेरा आंसर ये है, तो इसके बाद आप उसको पढ़ लो एक बार। उसको एक बार पढ़ लोगे ना तो 10 सेकंड में पढ़ लोगे और फिर जो है फटाफट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखते हैं एस, कि हाथी को लेके गई वो नदी में। उसके बाद में पहला हम लगा रहे हैं एस, द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड। ले डाउन का मतलब है लौट गया, हाथी अपनी एक साइड में जो है लौट गया। वाइल दिशा रब्ड हिम विथ ए कॉयर स्क्रबर, फिर उसको क्या किया, स्क्रब किया, है ना, दिशा ने उसको क्या किया, स्क्रब किया, है ना। अब देखो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आ रही सारी की सारी इंग्लिश समझ में ना, फिर भी जितने आ रही है ना उसके माध्यम से अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। कि एलिफेंट क्या हुआ,
अपनी साइड पर जो है लेट गया एक साइड में। देन वाइल दिशा रबडिंग, जबकि दिशा उसे रगड़ने लगी है ना, एक तरफ से स्क्रबर के माध्यम से जो है उसे रगड़ने लगी। इसके बाद क्यों देखो अब, देन दिशा लिक्ड, हाँ अब लग रहा है सही, क्यों अब लग रहा है सही कि भाई पहले तो क्या हाथी अपनी साइड में लौटा, दिशा ने जो है उसे स्क्रबर की मदद से रब किया, और उसके बाद में देन, उसके बाद में है ना, देखो अभी इस तरह से जोड़ा मिल गया। देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट, जब फिर उसके बाद में दिशा ने हाथी के पैरों की तरफ देखा और उसकी बॉडी को जो है चेक करने की कोशिश की कि कहीं कोई जो है जख्म है ना, या कोई कष्ट वष्ट है ना, या कोई सख्त निशान तो नहीं है वहाँ पे है ना, बॉडी फॉर सोर्स है ना, कि भाई स्क्रबिंग की है ना, यहाँ पे ये स्क्रबिंग की है तो उसे जो है कोई खरोच वरोच तो नहीं आ गई है ना। इसके बाद में तो ये एस हो गया, क्यू हो गया। इसके बाद में पी देख लेते हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन, अब देखो ये भी मिलती जा रही है ना पूरी जांच, कि यहाँ पे एग्जामिन किया। अब देखो अगर आप ऑप्शंस पे नहीं आते, सीधे आप इनको पढ़ने भी लग जाते ना, तो भी आपको क्लियर हो जाता, क्योंकि पहले आप एग्जामिन करोगे और एग्जामिन करने के बाद आपको कुछ पता लगेगा। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप, कि भाई इंस्पेक्शन के बाद, पहले उसने एग्जामिन कर लिया, इंस्पेक्शन के बाद दोनों की दोनों जो है खड़े हो गए। जानवर को अब पता चल गया, हाथी को पता चल गया कि अब ये घर लौटने का वक्त हो गया है, और बोथ द एलिफेंट एंड द रिवर वुड रिटर्न होम। तो ये हो जाएगा हमारा छठे का आंसर ए, SQPR। आगे देखते हैं अगला, है ना, सातवें को समझने की कोशिश करते हैं। When she got to her house, जब वह अपने घर लौटी, there was nothing to retrieve। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, है ना, किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना, उसके लिए लगाते हैं हम रिट्रीव, है ना। तो अब ये देखो मैंने बताया ना आपको कि वोकेब का कितना अहम रोल है आपके, है ना, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खतरनाक अहम रोल है। कुछ लोग हैं ना आपको ये कहते मिल जाएंगे, जैसे आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपको कई बार ऐसे कैसे मिल जाएंगे कि अरे यार वोकेब कितनी से आती है, सिनोनिम एंटोनिम क्या आते हैं, 2-3 नंबर के प्री में आते हैं, 7-8 नंबर के या 9-10 नंबर के जो है मेन में आते हैं, तो 200 में से 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आते हैं, तो इसके लिए वोकेब याद करो इतनी लंबी चौड़ी नहीं। वोकेब जो है आपका फाउंडेशन है, आपकी बुनियाद है, आपकी नींव है वोकेब। ये वोकेब आपको पता है ना, तो आप पैसेज सोल्व करने में जो है बहुत आसानी पाओगे। वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग है, क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग है, PQRS जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमन एरर्स आते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें आपको मदद मिलेगी। कभी कभी तो ऐसा होगा कि अगर वोकेब नहीं पता ना आपको, तो कॉमन एरर तो छांटोगे तो बाद में, पहले उसका अर्थ तो पता चले कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब देखो यहाँ पे रिट्रीव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है ना हमारी, उनमें भी पूछा जाता है इसको, रिट्रीव को। सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछते हैं इसे ना। तो देखो अब ये पता है यहाँ पे, तो जो है हमें आसानी हो जाएगी इसे सॉल्व करने में। तो व्हेन शी गॉट टू हर हाउस, कि जब वह अपने घर लौटी, देयर वाज नथिंग टू रिट्रीव, प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑप्शन पे आओ, या इसको देख लो, छठे को देख लो। मिसिज एम, है ना, कोई नाम है, मिसिज एम है कोई, स्टूड इन द सेंटर ऑफ हर बेडरूम, वह अपने बेडरूम के केंद्र में खड़ी थी, लुकिंग और देख रही थी, एट ए रूइंड, रूइंड का मतलब जो बर्बाद हो गई, रूइंड कॉपी का मतलब जो बर्बाद हो चुकी है जो कॉपी, उसके लिए कहा जा रहा है। ऑफ द होली बुक, होली बुक मतलब कोई पवित्र किताब है जो कि बर्बाद हो चुकी थी, उसकी ओर देख रही थी वह। फोर्सिंग बैक हर टीयर्स, उसके आंसू आ रहे थे, उन आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। फोर्सिंग मतलब फोर्स करना किसी चीज़ को, बैक मतलब अपने आंसुओं को पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। फोर्सिंग बैक हर टीयर्स। अब हमें इनमें से देखना है ना, ये हमारे ऑप्शन रहे कि ए आएगा, बी आएगा, है ना, दोनों में जो है पी से शुरू हो रहे हैं ना, तो चांस बनते हैं कि भाई इन्हीं में से जो है हो सकता है कोई ना कोई हमारा आंसर, है ना। इसके बाद है एस है, इसके बाद है आर, है ना। तो अब देखने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले पी को इसको उठाते हैं, ए को, है ना, ए को उठाते हैं और फिर बी को उठाते हैं, कि ये रहा ए और ये रहा बी, कि ऑल वैल्यूएबल्स वर स्मैश्ड और स्टोलन। स्मैश्ड का मतलब होता है जोर से मारना, किसी चीज़ में जब जोर से आप मारते हो ना उसको बोलते हैं स्मैश करना किसी चीज़ को। स्टोलन मतलब चुरा लिया जाना, कि सारे की सारे जो वैल्यूएबल्स, जो कीमती सामान था, या तो उसको मार तोड़ दिया गया था, चोट मारी गई थी उसमें, या फिर चुरा लिया गया था। आ सकती है ये लाइन, बिल्कुल आ सकती है। तो पी जो है दोनों में आ सकता है। इसके बाद में क्यू और आर में से देखने की कोशिश करते हैं। द कर्टेन्स वर बर्न्ड, कि पर्दे जो है वो जला दिए गए थे। बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड, रिप्ड का मतलब है फाड़ देना, श्रेड का मतलब टुकड़े टुकड़े में। देखो कितने शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, स्मैश आया, रिप्ड आया, श्रेड आया, रिट्रीव आया। अब इनके शब्द को अर्थ नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करोगे इसे। तो द कर्टेन्स वर बर्न्ड, पर्दे जला दिए गए थे। बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड्स, है ना, किताब को जो है टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया गया था।
तो क्यू भी आ सकता है इसके बाद में ना, इसके बाद में क्यू भी अलग अलग संभावना। आर, हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, उसके जो मेडल्स थे और उसकी जो ट्रॉफीज थी उनको इधर उधर फेंका गया था। हैड बीन फ्लंग, फ्लंग का मतलब है फेंक देना, इधर उधर फेंका गया था। ये भी आ सकता है ना, पूरे चांस लग रहे हैं। आर भी आ सकता है और इसके बाद क्यू भी आ सकता है, कुछ कह नहीं पा रहे हम। द हाउस हैड बीन कंप्लीटली रैंसैक्ड, रैंसैक्ड का मतलब होता है छान मारना, जैसे चोर चोरी करने आते हैं ना तो घर को छान मारते हैं, उसको बोलते हैं रैंसैक। देखो कितने शब्द आ रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी शब्द आए ना सिनोनिम एंटोनिम में पूछे जाते हैं कई बार। रैंसैक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, छान मारना। अब क्या करें, यहाँ तो फंस गए है ना, कुछ नहीं फंसे। इसका जो है आपको इतना ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं था। आप जब छठे पे आए थे ना वहीं इसका उत्तर बता देना था आपको। इन द सेंटर ऑफ हर बेडरूम लुकिंग एट ए रूइंड कॉपी ऑफ द होली बुक फोर्सिंग बैक अ टीयर। मैंने क्या कहा आपको कि या तो पहले के बाद जो है कोशिश करो कि क्या आना चाहिए, या फिर छठे के पहले कोशिश करो कि क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कॉपी की बात की जा रही है। कोई होली बुक है, कोई पवित्र किताब है, उस पवित्र किताब को जो है बर्बाद कर दिया गया है ना, उसकी ओर देख रही थी और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये रहा हमारा ऑप्शन। द कर्टेन्स वर रूइंड, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड्स, किताब को जो है टुकड़े टुकड़ों में फाड़ दिया था। वह अपने जो है बेडरूम के बीचों बीच खड़ी थी और अपनी जो फटी हुई किताब थी उसको देख के अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। बस, तो हमें यह पता चल गया कि छठे के पहले क्यू ऑप्शन आना चाहिए, और छठे के पहले क्यू ऑप्शन सिर्फ यहाँ है, सिर्फ सी में है, सिर्फ सी में लास्ट में क्यू ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, सातवें का हो जाएगा सी, है ना, SPRQ। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर SPRQ, है ना। तो इस तरह से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्या है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल पा रहा हमें कि SP आएगा पहले या R आएगा पहले या S आएगा, है ना, क्या लगा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, जो भी आपके पास हथियार हैं सारे की सारे हथियारों का प्रयोग करने की कोशिश करना है। कोई देश होता है ना, उसके पास छोटी मिसाइल भी होती है, बड़ी मिसाइल भी होती है, छोटे धमाके भी होते हैं, परमाणु बम भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर समय जब भी कोई अटैक हुआ परमाणु बम चला दिया। छोटे मोटे चीज़ों से काम चल रहा है तो छोटे मोटे चीज़ों से ही काम चला लो। दुश्मन ने हमला किया, एक थप्पड़ से काम चल जा रहा है, तो क्यों जो है आप जो है अपना घोटा उठा रहे हो। समझ रहे हो ना बात को, कि भाई जहाँ जो भी हथियार जिस जगह काम आ जाए, तो मैं आपको जो है ना सारे की सारे हथियार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे की सारे जो है रास्ते आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको डील करना है, किस तरह से इनको समझने की कोशिश करना है ना। तो इस तरह से यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, SPRQ। अगला देखते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोने जाना और जल्दी उठना, मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, इसके माध्यम से आदमी स्वस्थ बनता है, धनी बनता है और बुद्धिमान बनता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं हम, है ना, इसको देख लेते हैं, पहले छठे को देख लेते हैं। वन डे आई रियलाइज, एक दिन मुझे महसूस हुआ, दैट इट वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम, कि यह समय की बर्बादी थी, टू गेट अप अर्ली एंड वेट फॉर द मॉर्निंग टी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग टी के लिए इंतजार करना जो है समय की बर्बादी थी। इट वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम टू गेट अप अर्ली, कि जल्दी उठना, एंड वेट फॉर द मॉर्निंग टी, है ना, समय की बर्बादी थी, है ना। अब देखना इस छठे के पहले, है ना, कि भाई एक दिन मुझे महसूस हुआ, है ना, तो एक दिन महसूस हुआ, तो क्या छठे के पहले क्यों आ सकता है, क्या ध्यान देना, बस ऐसे ही रैंडमली उठा रहा हूँ मैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके बाद में ये आना चाहिए सीधा, पहले के बाद में क्यों आना चाहिए, लग रहा है नहीं लग रहा आपको, कि एक कहावत है, एक सेइंग है ना, सेइंग का मतलब एक बात जो कि लोगों के द्वारा कही गई है, एक कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। इस कहावत ने मुझे जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया, इसने मुझे जो है प्रेरित किया, लग रहा है ना। अब देख लेते हैं क्यों कहाँ कहाँ है, ए में है और बी में है, और मैंने बताया आपको कि जब एक ही अल्फ़ाबेट से दो ऑप्शन शुरू होते हैं तो पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो हम मुझे, है ना, पूरी पूरी संभावना है कि या तो ए है हमारा आंसर या फिर बी है। अब इनको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो मैं ना ऐसा किया कि पहला ऑप्शन उठाया, है ना, ए उठाया मैंने, और ए को जांच लेता हूँ मैं एक बार पूरा पढ़ के, ठीक है, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, कि जल्दी उठना, जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को जो है हेल्थी वेल्थी और वाइस बनाता है। इस सेइंग ने मुझे जो है इंस्पायर किया। इसके बाद में क्या कह रहा है, एस कह रहा है, है ना, क्यू के बाद एस बता रहा है। वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह में जल्दी उठा, एस आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद आर, दैट डे आई वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, अब ये बिल्कुल सही लग रहा है कि एक दिन में जो है जल्दी उठा, उस दिन मुझे पता चला, दैट डे, उस दिन, दैट डे आई वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, कि भाई मेरे घर में जो भी लोग थे ना उनमें सबसे पहले जल्दी उठने वाला मैं ही था, है ना, तो यहाँ पे आर आ गया। इसके बाद में पी देखते हैं, बट फॉर द मॉर्निंग टी
आई हैड टू वेट फॉर समवन टू गेट अप बिफोर मी। लेकिन सुबह की चाय के लिए मुझे जो है इंतजार करना पड़ा कि घर में कोई उठे और मेरे लिए चाय बनाए। आई हैड टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ा फॉर समवन, किसी के लिए, कि कोई उठे और जो है मेरे लिए चाय बनाए, है ना। तो ये बिल्कुल पी भी सही लग रहा है। अब देखो इतना सब कुछ ठीक है। अब आप है ना यहाँ से भी पता कर सकते थे सीधा छठा से। पहला आप पढ़ते इस पूरे वाक्य को, यहाँ से मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज पढ़ते, इसके बाद सीधे आप छठे पे आते। वन डे आई रियलाइज दैट इट वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम टू गेट अप अर्ली एंड वेट फॉर द मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो मॉर्निंग टी की बात हो रही है, गेट अप अर्ली की बात हो रही है ना, वेट करने की बात हो रही है। देखो तीन तीन हिंट मिल गए हमें कि गेट अप अर्ली की बात हो रही है, वेट करने की बात हो रही है और मॉर्निंग टी की बात हो रही है। तो इसके पहले सिर्फ ये है ऑप्शन जिसमें ये बात की जा रही है, बट फॉर द मॉर्निंग टी आई हैड टू वेट फॉर समवन टू गेट अप बिफोर मी। तो हमें ये पता चल गया कि छठे के पहले हमारा ऑप्शन जो है ना, छठे के पहले जो है पी आना चाहिए, ये हमें पता चल गया। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ऑप्शन है ए जहाँ पर क्यू एस आर पी, जिसमें छठे के पहले पी आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से कई ट्रिक्स हैं, उनको आप जो है लगा सकते हो, है ना। और ये भी हमें पता चल गया था, देखो यहाँ पे पढ़ते से ही कि भाई इस सेइंग ने जो है मुझे इंस्पायर किया। तो या तो पहले के बाद में पता लगा लो या छठे के पहले में पता लगा लो, दोनों तरफ से बात नहीं बन रही तो ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश करो कि कौन सा किसके बाद आएगा, है ना। तो उनको जोड़ के पता लगाने की कोशिश करो, है ना। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो नवे को, देखो क्या कह रहा है नवा। देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, कि देयर वॉज ए लैम्प, एक लैम्प था जो कि दीवार पर लटक रहा था, हैंगिंग ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे लटका हुआ था, है ना। छठे पे आ जाओ अब। देन ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन द टॉप ऑफ लैम्प। देन ही पुट मोर ज्वेल्स, कि भाई जो काफ़ी, देन ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट, फिर उसने क्या किया और काफ़ी सारे जेवरात जो थे वह अपनी जेब में रखे। देन ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैम्प, ऑन टॉप ऑफ द लैम्प, है ना, लैम्प के बिल्कुल टॉप में उसने क्या किया, काफ़ी सारे जेवल्स थे वो जो है अपनी शर्ट में रखे। अब देखो यहाँ पर जो है कौन किस किस की बात हो रही है, एक हो रही है जेवल्स की बात हो रही है, ज्वेल्स है ना, ज्वेलरी की बात हो रही है ना, और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ द लैम्प की बात हो रही है ना। तो अब इसके पहले, अब यहाँ आओ आप इसको देखो, पहले ऑप्शन को देखो। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स, देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, है ना, ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, है ना, उसने काफ़ी सारे पुट किए। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स, उसने काफ़ी सारे जो है ये जेवरात वगैरह जो थे ना उनको उठाने की कोशिश की, है ना। तो उनको उठाने की कोशिश की और उसको जो है अपने गार्डन में, देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स ऑफ द ट्रीज, कि भाई जो ट्रीज जो थे ना उस पर क्या थे, मतलब जेवल्स रखे हुए थे। ऑफ का मतलब होता है अलग करना, ऑफ का मतलब होता है अलग करना। जैसे टेबल पे कोई किताब रखी हुई है ना, तो आपने किताब को टेबल से उठा लिया ना, तो ऑफ, उसको अलग कर दिया आपने ना, तो वहाँ पे आप ऑफ का प्रयोग करोगे, है ना। तो ये लग तो रहा है कि भाई पी आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बात बन नहीं पा रही ठीक तरह से। देखो कि देन ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैम्प, देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, नहीं बन पा रही। ऑप्शन देखो, देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, इसके बाद कुछ होता है क्या, हो सकता है क्या। चलो ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं ना। ऑप्शंस को छोड़ो, अभी 1 मिनट है ना, ऑप्शंस को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, है ना। वैसे हम ऑप्शंस पे आ सकते हैं, पी क्यू आर एस। क्यों छोड़े ऑप्शंस को, ऑप्शन से ही करेंगे, इसलिए करेंगे ना क्योंकि चारों अलग अलग है, पी है, आर है, एस है, क्यू है। अगर हमें एक भी मिल गया ना मामला सही, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। तो देखो पहली लाइन देखो, देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, कि लैम्प जो है दीवार पर लटक रहा था, देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल। अब क्या पी आ सकता है क्या इसके जस्ट बाद, देखो देखने की कोशिश करो। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, कुछ मिल रहा है क्या, बिल्कुल क्लू एकदम कि बिल्कुल हाँ। इसके बाद देखो, ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट, हाँ हो सकता है। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट, हाँ हो सकता है, संभावना है। ही पुट देम इन हिज पॉकेट, ये नहीं हो सकता, लेकिन कि भाई देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, ही पुट देम इन हिज पॉकेट्स, है ना, कि उसने जो है अपने पॉकेट में रख लिया। अलादीन क्लाइम्ड ए लेडर एंड टुक डाउन द लैम्प, मिल गई बात। देखो बिल्कुल एकदम, मैं कह रहा हूँ ना, जब आपका मिलेगा ना आपको जब आंसर, तो बिल्कुल जम जाएगी बात।
कहीं भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ ना तो थोड़ा सा ऐसा करो, आप मार्ग बदल दो, दूसरे रास्ते से चेक करने की कोशिश करो उसको। और नहीं बैठ पा रही ना ट्रिक, अगर नहीं समझ में आ पा रही तो देखो, देयर वाज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, अलादीन क्लाइम्ड ए लेडर, अलादीन एक सीढ़ी से चढ़ा, एंड टुक डाउन द लैम्प, और उसने लैंप को नीचे उतारा। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। अब एक बार पूरे को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। तो ये आंसर तो यहाँ से हो ही गया हमारा कि भाई क्या हुआ कि जो लैंप जो है दीवार पे लटक रहा था, अलादीन जो है एक सीढ़ी की मदद से चढ़ा और उसने लैंप को नीचे उतारा, है ना, ऐसा आ गया। इसके बाद में आ जाएगा क्यू, ही पुट द लैंप इनसाइड हिज शर्ट, उसने क्या किया, लैंप को उतार के अपनी शर्ट में रख लिया। इसके बाद में आ जाएगा पी, देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जेवल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, इसके बाद उसने क्या किया कि जो गार्डन था ना, उस गार्डन में काफ़ी सारे जवाहरात थे जो पेड़ों के ऊपर थे, वहाँ से उसने जो है जेवल्स को भी निकाल लिया। उसके बाद में आर आ जाएगा, ही पुट देम इन हिज पॉकेट, वो सारे के सारे जेवरात उतार के उसने जो है उनको अपनी पॉकेट में रख लिया। देन ही पुट मोर जेवल्स इनसाइड हिज शर्ट, उसके बाद में देखो ही पुट देम इन हिज पॉकेट, है ना, उन जवाहरातों को अपनी पॉकेट में रख लिया। इसके बाद में और सारे जो जेवल्स थे ना और जो जवाहरात थे वो भी उसने अपनी शर्ट के पॉकेट में रख लिए, इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैंप, है ना, टॉप ऑफ द लैंप में जो शर्ट थी ना वहाँ पे जो उसने रख ली, है ना। तो इस तरह से जो है अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, कई सारे, मैंने बताया कोई भी एक फंडा काम नहीं करेगा, सारे की सारे फंडे एक साथ आपको लगाने हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी बाइक रोकनी है तो मैं क्या करूं, आगे का ब्रेक लगाऊं, पीछे का ब्रेक लगाऊं, स्पीड को धीमी करूं, सारे काम करने पड़ेंगे आपको। और ये सारे काम किस प्रकार करोगे आप, धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से पता चलेगा कि नहीं यार थोड़ा सा क्लिच दबा ले काम हो जाएगा, नहीं हल्का सा पीछे का ब्रेक दबा दे काम हो जाएगा, है ना, नहीं नहीं यार स्पीड भी स्लो कर और पीछे का गियर भी दबा, पीछे का ब्रेक भी लगा और आगे का ब्रेक भी लगा, तब जाके ये जो बाइक है ना, तब जाके ये बाइक रुक पाएगी। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ सारे फंडे धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। एक और देखते हैं 10वां, आइंस्टीन वाज अ बैड स्टूडेंट, है ना, आइंस्टीन जो था वह एक बुरा विद्यार्थी था, है ना, आइंस्टीन वाज अ बैड स्टूडेंट। इफ आइंस्टीन पास्ड हिज एग्जामिनेशन, अगर आइंस्टीन अपनी एग्जामिनेशन में पास हुआ, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रॉसमैन, तो यह संभव हो पाया सिर्फ ग्रॉसमैन के कारण। इफ आइंस्टीन पास्ड हिज एग्जामिनेशन, कि अगर आइंस्टीन ने अपनी एग्जाम को पास किया, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रॉसमैन, यह सिर्फ ग्रॉसमैन के कारण संभव हो पाया, है ना। मैंने बताया आपको अगर कैपिटल में कोई चीज़ लिखी हुई है ना, तो उसका मतलब है वो किसी का नाम है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस, है ना। अब ऐसा करो, ऑप्शंस क्यों देख रहे हो आप, ऑप्शन देखने की बजाय आप एक काम करो ना, सीधा सा कोशिश करो कि पहले के बाद में कुछ पता लग सकता है या फिर छठे के बाद में कुछ पता लग रहा है सीधा। आइंस्टीन वाज अ बैड स्टूडेंट, कुछ कह नहीं सकते पक्का, है ना, एकदम एकदम सटीक नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, है ना। इट वाज ओनली बिकॉज ग्रॉसमैन, है ना। तो क्या इसके बाद देखते हैं हम छठे के बाद, क्या ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसमैन दिखाई दे रहा है हमें ना, तो क्या ये आ सकता है, हिज फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन ऑन द अदर हैंड वाज एन इररिप्रोचेबल स्टूडेंट, क्या ये आ सकता है कि ऑन द अदर हैंड वाज एन इररिप्रोचेबल स्टूडेंट, क्या इसे लगा सकते हैं हम कि भाई दूसरी ओर। इसके बाद नहीं, चलो ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। एस क्यू पी आर, एस आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, पी आ रहा है, अलग अलग है चारों की चारों। अगर एक भी क्लू पकड़ में आ गया ना तो बस हमारा जो है उत्तर 1 मिनट में हमारे हाथ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या लाइन हो सकती है जो सबसे पहले आएगी, है ना। तो देखते हैं कि क्या लाइन पहले आ सकती है। आइंस्टीन वाज अ बैड स्टूडेंट, ही अटेंडेड क्लास रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स। अब अगर आइंस्टीन बुरा स्टूडेंट था तो बुरा स्टूडेंट रेगुलरली क्लास अटेंड करेगा क्या, और नोट्स भी लेगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कर सकता है क्या ऐसा, कम लगती है इसकी संभावना आने की, कि पी से वाक्य नहीं होना चाहिए शुरू, है ना। अगला देखते हैं, हिज फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन, ये है आइंस्टीन के फ्रेंड का नाम, हिज फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, देखो जब हम बात करते हैं ना कि राम तो अच्छा आदमी है बट ऑन द अदर हैंड उसका भाई जो है वो बुरा आदमी है, तो ये जो ऑन द अदर हैंड है ना, इसका मतलब है इस क्यू के पहले कोई लाइन आएगी उसके बाद में आएगा क्यू, तो क्यू के पहले कौन सी लाइन आएगी वो हमें पता करना है ना। अगला देखते हैं हम, दीज नोट्स ही शेयर्ड विथ आइंस्टीन, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हम, है ना, दीज नोट्स ही शेयर्ड विथ आइंस्टीन, है ना। अगला देखते हैं, ही रिसेंटेड हैविंग टू अटेंड लेक्चर्स। अब देखो हमारी बात बन गई, किस तरह से बात बन गई, देखो आइंस्टीन वाज ए बैड स्टूडेंट, आइंस्टीन जो एक बुरा स्टूडेंट था। अब अगर वो बुरा स्टूडेंट था तो उसे जो है नफरत थी, रिसेंटेड का मतलब होता है नफरत होना, है ना, किसी के प्रति कुछ पसंद न करना। ही रिसेंटेड हैविंग टू अटेंड लेक्चर, तो उसे
लेक्चर्स अटेंड करना पसंद नहीं था, वो नाराज़ था इससे, लेक्चर अटेंड करना से गुस्सा आता था उसे, है ना। इसके बाद में आ जाएगा हमारा क्या, क्यू। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन, लेकिन उसका दोस्त मार्शल ग्रॉसमैन, है ना, ऑन द अदर हैंड, है ना, कि भाई आइंस्टीन तो खराब स्टूडेंट था, उसको तो लेक्चर लेना पसंद नहीं था, लेकिन वो जो है अच्छा स्टूडेंट था, है ना, वाज एन इररिप्रोचेबल स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो जो है अपने लेक्चर लेता था। तो एस आ जाएगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा, तो देख लो एस आ गया, क्यू आ गया, इसके बाद पी आ जाएगा। ही अटेंडेड क्लासेस रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स, कि उसका दोस्त जो है उसने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया और जो है ध्यानपूर्वक नोट्स लिए। और अब देखो इसके बाद आर आ जाएगा, दीज नोट्स ही शेयर विद आइंस्टीन, इन नोट्स को उसने आइंस्टीन के साथ शेयर किया। इफ आइंस्टीन पास दिस एग्जामिनेशन, अगर आइंस्टीन ने अपनी एग्जामिनेशन पास की तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रॉसमैन, यह सिर्फ ग्रॉसमैन के कारण संभव हो पाया। तो इस तरह से ये था हमारा आज का, ये जो है कुछ PQRS के कुछ प्रश्न लिए हमने, इनको देखने की कोशिश की। तो एक बार फिर जो है ना आप इनको बिल्कुल धीरे धीरे ध्यानपूर्वक, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि भाई वीडियो को पॉज करके ना अपने मन से देखने की कोशिश किया करो उसे, है ना, कि भाई क्या आंसर हो सकता है, निकालने की कोशिश किया करो। फिर देखा करो कि भाई आपने अगर मुझसे जल्दी निकाल लिया आंसर तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं निकाल पाया तो देखने की कोशिश किया करो, जो बात मैंने बताई ना उनको अप्लाई करने की कोशिश किया करो। तो चलो ठीक है, और लास्ट फिर एक बार मैं कहूँगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।